Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 8 Social Science History Chapter 3 Agrarian Structure under the British. Students, we were discussing this chapter in previous class and we will continue this in the same. So listen carefully. In last class we started the topic the Mahalwari system. In that the company needed more and more money to meet its expenses. तो इसमें कहता था कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए. Therefore, a permanent settlement of land revenue was not the right choice. इसलिए जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया था जैसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये जो था कि ये राइट चॉइस नहीं था, ये सही चुनाव नहीं था. द कंपनी इंट्रोड्यूस द महलवारी सिस्टम इन 1822 इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. फिर क्या किया कि कंपनी ने महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1822 में उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में. द सेंट्रल प्रोविंसेस में किया जो बीच के डिस्ट्रिक्ट थे, एंड सम पोर्शन ऑफ पंजाब, और पंजाब के भी सम पोर्शन में इसे इंट्रोड्यूस किया. दिस सेटलमेंट कवर्ड अबाउट 30% एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. इस सेटलमेंट में ब्रिटिश इंडिया का लगभग 30% कवर हो रहा था. A village or a महल, a village or a group of village. तो महल जो पहले कहते थे उसको विलेज के ग्रुप को कहा जाता था. तो विलेज गांव या गांव के ग्रुप या गांव का समूह was made the unit of revenue settlement. उसे एक यूनिट बनाया गया था, एक इकाई बनाई गई थी रेवेन्यू सेटलमेंट की. Holt Mackenzie, a British secretary, realized the importance of villages in northern India. जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो नॉर्थ इंडिया के गांव हैं, जो विलेजेस हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द विलेज लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी. उसका ऐसा मानना था कि जो विलेज की ज़मीनें होती हैं वो विलेज कम्युनिटी की होती हैं, विलेज के रहने वालों की होती हैं. दिस विलेज कम्युनिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू. इसलिए जो भी लैंड रेवेन्यू हमें लेना है वह हमें देना, मतलब ब्रिटिश किन से लेना है सही समझती थी, विलेज कम्युनिटी से, गांव में रहने वाले लोगों से कर वसूलना ये सही होता था. मतलब कि गांव के जो पहले क्या था, ज़मींदार हो गए, ये लोग जो हैं, या जो हाईएस्ट बीडर जो जिनको दे दिया जाता था, उन लोग से पैसे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किए जाते थे. लेकिन हॉल्ट मैकेंजी का ऐसा मानना था कि जो विलेज की ज़मीन होती है वो विलेज कम्युनिटी की, विलेज में रहने वाले लोगों की होती है, और जो हमें कर्ज लेना है, कर्ज कह रहे हैं, सॉरी, जो रेवेन्यू हमें प्राप्त करना है वह हमें देना विलेज कम्युनिटी का उत्तरदायित्व होता है. फॉर अ जस्ट एंड प्रॉपर सेटलमेंट, इसलिए तुरंत और सही सेटलमेंट के लिए द विलेज लैंड वाज इंस्पेक्टेड एंड सर्वेड. विलेज की जो ज़मीन है उसे देखा जाता था, उसका सर्वे किया जाता था, एंड अ रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ लैंड वाज प्रिपेयर्ड, और ज़मीन के अधिकार का एक रिकॉर्ड भी बनाया जाता था कि ज़मीन किसकी है. द रेवेन्यू दैट कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लैंड वाज एस्टिमेटेड. इसलिए जो रेवेन्यू एक प्रत्येक ज़मीन के लिए अलग अलग रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेट किया जाता था. The estimated revenue of each plot within a village was then added up to calculate the entire revenue then a village of Mahal was required to pay.
अलग अलग विलेज के अलग अलग विलेज के अलग अलग ज़मीन का एस्टिमेशन करने के बाद सारे ग्रुप का एस्टिमेट करके कैलकुलेट करके ये बताया जाता था कि विलेज के ग्रुप को कितना पैसा पे करना है, कितना रेवेन्यू देना है। दिस डिमांड ऑफ रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। और इस रेवेन्यू का जो डिमांड था वो पीरियडिकली मतलब एक निश्चित समय पे रिवाइज्ड किया जाता था। बाय अ रेगुलेशन इन 1822 इटसेल्फ, एक रेगुलेशन के द्वारा 1822 में द स्टेट डिमांड वाज फिक्स्ड एट 95% ऑफ रेंटल। अब ये जो स्टेट का डिमांड था वो फिक्स हो गया था 95% रेंटल पे। पहले 89 था, अभी 95% हो गया। कॉन्सिक्वेंटली दिस सिस्टम टू फेल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टेट डिमांड। दुर्भाग्यवश यह सिस्टम भी फेल हो गया क्योंकि इसमें जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है रॉयटवारी सिस्टम और द मुनरो सिस्टम। रॉयटवारी सिस्टम या मुनरो सिस्टम, अब इसमें क्या था? दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो। अब ये जो इन सेटलमेंट था इसे इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो द्वारा। इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड आसाम। और इसके बाद मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आसाम में भी फैला दिया गया। ओवरऑल इट कवर 51% ऑफ द एरिया अंडर ब्रिटिश इंडिया। और पूरी तरह से देखा जाए तो इसने पूरे ब्रिटिश इंडिया का लगभग 51% एरिया कवर कर लिया था। प्रायर टू मुनरो से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हैड ट्राइड टू रॉयटवारी सिस्टम एंड अ स्मॉल स्केल इन द एरिया दैट वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम टीपू सुल्तान। मुनरो से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर ने पढ़ी थी रॉयटवारी सिस्टम के अंतर्गत अलेक्जेंडर ने स्मॉल स्केल इन एरिया, छोटे छोटे पैमाने पे अलग अलग एरियाज़ में जो कि टीपू सुल्तान द्वारा छीना गया था, लड़के मतलब कब्ज़ा किया गया था, वहाँ पर रॉयटवारी सिस्टम ट्राइड किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने। फिर इन साउथ इंडिया देयर वेयर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार्स एंड द लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टिवेटर्स रियॉट्स सिंस जनरेशन। ये देखा गया कि जो साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल ज़मींदार जैसा कोई चाल मतलब चलन नहीं था। वहाँ पे लोग इस तरह का, जैसे नॉर्थ इंडिया में था ज़मींदार होते थे, उस तरह से साउथ इंडिया में नहीं होते थे। लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टिवेटर्स, और जो ज़मीनें होती थी वो कल्टिवेटर्स की हुआ करती थी जनरेशन से, मतलब उनके आने वाले बीते हुए पूर्वजों से लेकर आने वाले समय तक के लिए। बोथ मुनरो एंड रीड अलेक्जेंडर रीड और मुनरो देयरफॉर फेल्ट दैट द लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली बाय द रियॉट्स। अब मुनरो और जो अलेक्जेंडर रीड थे, दोनों ने ये तय किया कि जो सेटलमेंट है वो न किसी के द्वारा करके बल्कि सीधे जो रियॉट्स थे, जो कल्टिवेटर थे, उन्हीं से किया जाए। दस द सिस्टम केम टू बी नोन एज द रियॉटवारी, और इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? रियॉटवारी सिस्टम। The field of the riot was independently examined and surveyed before making the final assessment. अब जो रियॉट्स के जो भी फील्ड्स हुआ करते थे, जो भी ज़मीनें हुआ करती थी, उसको इंडिपेंडेंटली एग्ज़ामिन किया जाता था, देखा परखा जाता था, उसके बाद सर्वे किया जाता था कोई भी फाइनल असेसमेंट बनाने से पहले। द रेवेन्यू टू बी पेड बाय द कल्टिवेटर डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड क्रॉप प्रोड्यूस। इसलिए जो रेवेन्यू तय किया जाता था वो ज़मीन तथा उगने वाली फसल के आधार पे किया जाता था। ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, क्या फसल उगा है, इस आधार पे लैंड रेवेन्यू तय किया जाता था।
The land revenue was fixed at 50% of rental for the maximum period of 30 years. और जो लैंड रेवेन्यू उसको फिक्स किया गया था 50% पे, कुल जो भी फसल उगेगी उसका 50% जो है रेंटल देना था लगभग 30 साल के लिए. द रियॉर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द रेवेन्यू. और जो रियॉर्ड्स होते, जो कल्टिवेटर्स होते थे, वो ज़मीन के ओनर तभी तक रहते थे जब तक वो रेवेन्यू पेड करते रहते थे. हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया. स्टूडेंट्स, we will continue this chapter in next class cause this chapter is very big. So I hope you understand this part very well. If any problem you can contact me personally, I will solve your problem. Thank you for watching.